ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मलिक। पाकिस्तान में हालिया दिनों में बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात को लेकर आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस मसले को लेकर क्या हुकूमती इस्लाहात होनी चाहिए, इस पर बहुत बात की गई है, लेकिन एक मसला जिसके ऊपर बात नहीं की गई वो है इस मसले के माशरती इस्लाहात। और ऐसे कौन से नफ्सियाती मराहिल हैं जिनसे गुज़र कर एक इंसान रेपिस्ट और एक दरिंदे की शख्सियत में अपने आप को ढाल लेता है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात सोहा तारिक। उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि एक शख्स को एक दरिंदा बनने पर मजबूर कर देते हैं। सोहा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम सबको ये मालूम है कि रेपिस्ट पैदा नहीं होते, तो वो क्या वजूहात हैं इस माशरे के अंदर जिनकी बुनियाद पर एक इंसान एक दरिंदे की शक्ल में जो है वो ढल जाता है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम लोग अब आके रेप की वजूहात पे बात करें, स्पेशली कंसिडरिंग जो आजकल के इवेंट्स हो रहे हैं, जो न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे रेप के बारे में कि रेपिस्ट जो है सबसे बड़ी जो है इंसान रेप करता है कपड़ों की वजह से, औरत के कपड़ों की वजह से। जो ये बात बिल्कुल गलत है। इसी के औरतों जो बुरके में औरत होते हैं उनके भी रेप होता है, और इस वक्त बच्चों का भी रेप हो रहा है, जानवरों का भी हो रहा है, इवन कब्र में मुर्दा औरतों का भी रेप हो रहा है, मर्दों का हो रहा है, लड़कों का हो रहा है। बल्कि स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि इस वक्त लड़कों का ज़्यादा होता है बच्चियों से ज़्यादा। सेकेंडली, एक सबसे बड़ा है कि रेप जो होता है वो सिर्फ सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी होता है। ये भी एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है। इसी के वेस्ट में भी रेप होता है, और वहाँ एक वो तो बल्कि ज़्यादा एक सेक्शुअली ओपन सोसाइटी है। तीसरा है कि इस्लामी ममालिक में नहीं होता, जो मैं बोलूँगी नहीं, इसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ईरान जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। फोर्थली कि सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट जो है वो सोल्यूशन है क्राइम्स का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्लैरिफाई कर दूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग रूट कॉज पे जाते हैं। रेप के वजूहात क्या हैं? सबसे पहले हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसे अंग्रेज़ी में पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। हमारे यहाँ मेल चाइल्ड को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा ख्वाहिशात होती है कि एक लड़का पैदा हो, और अक्सर और औकात सबसे हम लोग देखते हैं कि हमारे माशरे में फेवरेटिज़म बहुत है लड़कों की तरफ और लड़कियों की तरफ। लड़कियों को ज़्यादा दबाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा फेवर किया जाता है। और दूसरी बात हमारी एक फ्लॉड थिंकिंग है हमारी कि लड़कियों को हम लोग कमज़ोर देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, और मर्दों से हकारत की नज़रों से भी देखते हैं। तो ये एक मेंटालिटी इंस्टिल होती है कि औरत जो है वो वीक है, इन्फीरियर है, और देयरफॉर हम लोग उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो है हमारा एक रेप कल्चर है जो विक्टिम ब्लेमिंग को इंडोर्स करता है। हमारे यहाँ जैसी कोई केस आता है, सबसे पहले हम लोग आवाज़ उठाते हैं रेप विक्टिम के लिए। ऑटोमेटिकली हम लोग कॉन्वर्सेशन शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द जिसे कहते हैं रेपिस्ट टू द विक्टिम, कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, वो रात में क्या कर रही थी, वो रोड पे क्या कर रही थी, वो उससे बात क्यों की, उसने किस तरह बात की उससे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब हम लोग नैरेटिव शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रेपिस्ट टू द विक्टिम, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसे जिसे कहते हैं ज़्यादा एडवांटेज में पुट कर रहे हैं कि अब उसे ज़्यादा मौका मिल रहा है कि अब मैं अब ब्लेम शिफ्ट हो गया, तो उसका मतलब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, वो ज़्यादा करेगा ये। जैसे हम लोग इस वजह से ये भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ एक तो रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, ओवरवेलमिंग केसेस रिपोर्ट नहीं होते। इसी कि इवन हमारे घर वाले जो लड़कियों के या अक्सर विक्टिम्स के जो घर वाले होते हैं वो तक कह रहे होते हैं कि तुमने क्या पहना था, तुमने किस तरह बात की थी, तुमसे किसने कहा था बाहर जाओ। हमें इस चीज़ को एड्रेस करना होगा कि हमारी सोसाइटी में ऐसा क्या फ्लॉज़ हैं कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर लूँगी कि अभी से नहीं आ रहे हैं, ये हमेशा से थे। ओके, मे बी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब सोशल मीडिया है की वजह से हम लोग और प्लस मी टू मूवमेंट भी आई है, जिसकी वजह से अब विक्टिम्स खुद एम्पावर्ड है, खुद अपने स्टोरीज़ जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं।
अच्छा सोहा, जो बातें आपने की कि क्या वजूहात हैं, आपने बताया कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एक वजह नहीं है, कपड़ों का पहना जाना एक वजह नहीं है, जो कि यकीनन एक वजह नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इस मुल्क के अंदर मुर्गियों के साथ, इस मुल्क के अंदर डॉल्फिन के साथ केसेस हमें देखने को मिले। मुख्तलिफ़ केसेस हैं जो कि हमने देखे हैं इस मुल्क के अंदर बच्चों के, बच्चियों के। लेकिन सवाल वहीं पर मौजूद है कि वो कौन से अवामिल होते हैं। क्या ये सोसाइटी के प्रेशर होता है? क्या ये सोसाइटी एक रेपिस्ट तैयार कर रही है? क्या एक फैमिली सिस्टम एक रेपिस्ट तैयार कर रहा है? क्या एक इकोनॉमिकल सिस्टम एक रेपिस्ट तैयार कर रहा है? वो कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलके एक रेपिस्ट तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो जिस तरीके से रेप होने वालों की कोई एज नहीं है, कोई जिन्स नहीं है, कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, इसी तरीके से रेप करने वाले की भी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तभी वो किसी का रेप कर रहा है। वो अगर जो है वो किसी ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है तो वो जो है किसी का रेप कर रहा है। तो ये क्या वजह है? ये सोसाइटी किस तरीके से एक रेपिस्ट को तैयार कर रही है? उस्मान, हम लोग जैसे आपने कहा कि हम लोग केसेस देख रहे हैं कि इस वक्त पेडोफीलिया और नेक्रोफीलिया के केसेस बहुत ज़्यादा, इवन एनिमल रेप के भी बहुत केसेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो दे आर कैटेगराइज्ड एज मेंटल इलनेसेस, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं इन्हें। सबसे पहले आए पेडोफीलिया पे। देखिए, साइकोलॉजी में कोई एक रीज़न नहीं होता हर चीज़ का, या एक फैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं हर शख्स के लिए जो एक करते हैं। पेडोफीलिया में एक तो ये भी होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे ब्रेन में कोई डिक्रीज ग्रे मैटर कहते हैं, या फ्रंटल लोब्स में कोई इश्यूज़ होते हैं, ये भी हो सकता है एक रीज़न। इनकी ब्रेन्स की स्टडी भी की गई हैं। सेकेंडली एक स्टेटिस्टिक्स उनकी तरफ बहुत कहती है कि जो एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ है जो चला आ रहा है, यूजुअली जो पेडोफाइल्स होते हैं जो बच्चों पे जिनसी तशद्दुद करते हैं, वो ख़ुद विक्टिम्स रह चुकी हैं एक तरह से पहले। तो उनकी एक साइकोलॉजी ये भी है कि जब बच्चा अब्यूज़ होता है अडल्ट से तो वो पावरलेस होता है। ऑब्वियसली बच्चा होता है, वो फाइट बैक नहीं कर सकता अपने अब्यूज़र से, तो वो दे वांट टू रिगेन दैट सेंस ऑफ पावर और कंट्रोल जो उनके पास नहीं थी। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है। सेकेंडली, हमारे यहाँ एक मैं पोर्नोग्राफी का भी इशू मैं उठाऊँगी। हमारे यहाँ स्टडीज़ होती हैं कि जितना वायलेंट रेप और इनके वीडियोस देखी जाती हैं जानवरों के लिहाज से, तो एक थोड़ी अराउजल भी बढ़ता है इससे। तो यहाँ और हाँ, एक चीज़ है हमारे यहाँ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। एक तो हमारे यहाँ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। हमारे ऐसे दिमाग में आता है लोगों के, तो वाहियात है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले आएंगे, माशरे में सेक्स आम हो जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ। ऐसा नहीं है। सेक्स एजुकेशन होता है हम लोग बच्चों को पहले से बच्चों को शुरू से समझाएं कंसेंट के बारे में, परमिशन के बारे में, कौन आपको छू सकता है कौन नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट उठाया, मैं उसी पॉइंट को कैरी करते हुए अपना अगला सवाल मैं तरतीब देने लगा हूँ कि क्या मीडिया इंडस्ट्री, मैं सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि नेटफ्लिक्स पे एक पीडोफीलिया सपोर्टिंग कंटेंट जो है वो शेयर किया जा रहा है और काफ़ी हद तक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटिंग कंटेंट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से जो मीडिया इंडस्ट्री है ये किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है पूरी दुनिया में रेपिस्ट को जन्म देने में। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हमने। ये जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं क्यूटीज़ जो नेटफ्लिक्स पे आई है, ये इस तरह का उन्होंने कंटेंट दिखाया है कि उससे प्री प्यूबेसेंट लड़कियां, 11 साल की लड़कियां जो हैं, जिस तरह के वो ब्लेटेंटली अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं हम लोग किस तरह मीडिया थोड़ा बहुत पेडोफीलिया को नॉर्मलाइज़ कर रहा है। और हमारे इंटरनेशनली हम लोग देख लें जो पॉप स्टार्स आ रहे हैं, जो आजकल के बच्चे जो यूथ देख रही है, जिस तरह के वो ब्लेटेंटली अपने आप को जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, और जो कुछ गानों के लिरिक्स भी ऐसे होते हैं जैसे आइटम सॉन्ग्स होते हैं। इवन वेस्टर्न मीडिया में भी देखें कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ रैप म्यूज़िक मैं बोलूँगी जो इस तरह को औरतों को जिन अल्फाज से पुकारते हैं। तो ये और ये चीज़ जो है यूथ जो है बहुत लुकअप करती है। और वो तो ये भी एक तरह से ये लोग क्या दिखाते हैं फिर कि औरत जो है एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है। शी इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट।
तो ये भी रेपिस्ट की मेंटेलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि उनको देख के रेपिस्ट बन जाते हैं, लेकिन एक थोड़े थोड़े फैक्टर्स होते हैं। और रेपिस्ट की बहुत बड़ी एक मेंटेलिटी होती है कि वो जो है औरत की बिल्कुल नफ़रत कर, एक कुछ फैक्टर्स जो हैं जो आदमियों में, जो रेपिस्ट में कॉमन निकल आते हैं। एक कि वो बिल्कुल औरत को इंसान की तरह नहीं देखते, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। दूसरा, ये लोग बहुत नफ़रत करते हैं, बहुत हॉस्टाइल होते हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस की हुई होती है। तो यहाँ मैं इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि हमारा मीडिया भी हमारा नहीं, ओवरऑल एक मीडिया मैं कहती हूँ, they are contributing to this culture. They are contributing to the demean women to make them seem as objects for the younger generation. और ये लड़कियाँ को look up भी करती हैं इन्हें। अच्छा सोहा, ये सारी बातें तो वो हो गई कि रेपिस्ट बनता कैसे है और रेपिस्ट कौन कौन लोग हैं जो कि रेपिस्ट हो सकते हैं आने वाले वक्तों में। लेकिन कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो कि मौजूदा दौर में रेपिस्ट हैं, या तो फिर हम उनको पोटेंशियल रेपिस्ट कहते हैं, जिनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि अगर उनको कभी मौका मिला तो वो ये अमर जहल जो है वो उसके मुर्तकिब होंगे। तो वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करें तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि या तो ये शख्स किसी भी किस्म के अब्यूज़ में मुलव्वस रहा है, या तो फिर ये पोटेंशियल है किसी भी किस्म के इस तरीक़े के काम के लिए। थिंग इज़ उस्मान, हम अक्सर इन लोगों के लिए हैवान और दरिंदे ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि, और एक खौफज़दा बात भी यही है कि ये जो आदमी रेपिस्ट होते हैं ये ऑर्डिनरी आदमी होते हैं, आम आदमी होते हैं। इनकी शक्लों पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, इनकी कोई फीचर्स डिस्टोर्टेड नहीं होते, हम आम आदमी ही होते हैं ये। हाँ, इनकी मैं रेपिस्ट की मेंटेलिटी समझा सकती हूँ आपको कि बस स्टडीज़ हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन्होंने आदमियों के साथ ना हर तरह, हर बैकग्राउंड के, हर सोच के और हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के उन रेपिस्ट में से जो, और या जो परपेरेटर्स थे, उन्हीं कुछ चीज़ें कॉमन निकाली हैं। एक होते हैं कि बहुत मिसोजिनिस्टिक और सेक्सिस्ट सोच होती है इनकी। वो औरतों को हम अपने आप से कमतर समझते हैं, उनको हकारत की नज़र से देखते हैं, या उनमें एक हॉस्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है उनमें। हॉस्टिलिटी मतलब थोड़ा वायलेंस भी हो जाता है उनकी तरफ से। चौथा, उनकी एक पर्सनालिटी फैक्टर होता है, वो नार्सिसिज्म भी होता है उनमें। नार्सिसिज्म कहते हैं इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ईगो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझना, बेहतर समझना, दूसरों को अपने से नीचे समझना, ये भी है। और एक और चीज़ उन्हें मिली है कि उनमें या तो उन्होंने थोड़ा बहुत कभी रिजेक्शन फेस की हुई होती है। तो रिजेक्शन तो खैर सभी फेस करते हैं, लेकिन वो रिजेक्शन को कोप अप नहीं कर पाते औरतों की तरफ से, तो उन पे तो दे वांट दैट सेंस ऑफ कंट्रोल विद देम। इस वजह से वो औरतों को रेप करते हैं ताकि उनको फीलिंग वापस आ जाए कि हाउ डेयर शी रिजेक्ट मी। जो पास्ट औरतों ने उन्हें रिजेक्ट किया है उसकी टू टेक बैक दैट कंट्रोल विद देम। और बेसिकली रेप इज़ ऑल अबाउट द पावर डायनामिक्स। खेल यही है, इट्स द थ्रिल ऑफ डोमिनेटिंग एन अनविलिंग विक्टिम। मना कर, उसका नहीं समझने में, उसका जब वो नहीं कहे, वो उसको नज़रअंदाज करना, वो जो थ्रिल आती है ना, इट्स ऑल अबाउट दैट। पावर डायनामिक्स है, चाहे जानवर हो बच्चा हो, इट्स अबाउट कंट्रोल। असल बात ये है। ये तमाम चीज़ें बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन देखें ये चीज़ें यकीनी तौर पर रुक नहीं सकती। मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमारी दस्तरस से बाहर हैं। तो जो चीज़ें हमारी दस्तरस में हैं उनको सामने रखते हुए हम अपनी नस्ल को और अपनी आने वाली नस्ल को, जो बच्चे हैं, उनकी जहनीत को किन किन चीज़ों में जो है वो परख कर तैयार करें। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम उनको बचाएं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सिखाएं, तो वो बच्चे जो है वो मुमकिन तौर पे इन कामों से ख़ुद को महफूज रख सकें और इस सोच से ख़ुद को आज़ाद रख सकें। थिंक इट ऑल बिगिनस एट होम। हम लोग लड़कों और लड़कियों दोनों की तरबियत पे फोकस करें, ख़ास तौर के लड़कों पे। मैं ये नहीं कहते कि अब्यूज़र्स औरतें नहीं होती, लेकिन थोड़ा मर्द की तरफ रेशियो ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो इट ऑल बिगिनस एट होम। हम लोग इक्वालिटी की बात करें, हम लोग सबसे पहले सेक्स एजुकेशन को हम लोग एक टैबू ना समझें। हम लोग बच्चों को समझाएं गुड टच और बैड टच, और कौन आप किससे बात, मतलब किन अडल्ट्स की प्रेजेंस में आप हो सकते हैं, किन को नहीं। सेकेंडली, अगर
देखिए, एक तल्ख़ सच्चाई ये है कि अक्सर अब्यूज़र्स जो होते हैं वो घर वाले ही होते हैं, बाप, दादा, नाना, मामू, चाचा। अगर फ़र्ज़ करें कोई अंकल है जो बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है, तो बच्चे को वो स्पेस दें, वो रिलेशनशिप आप ऐसी बनाएं उसके साथ कि वो कंफर्टेबल हो और आपको बता पाए। अक्सर होता है कि बहुत ऐसा होता है, हमारा विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर इतना है, हम अक्सर उसे चुप करा देते हैं और वो जो अंकल हैं वो आते रहते हैं। ये तो हमें इस चीज़ को, हमें अपनी सोसाइटी को और अपनी वैल्यूज़ को हमें क्वेश्चन करना होगा इस वक्त। अच्छा, सुहा, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने काफ़ी वक्त हमें दिया है अपने मसरूफ़ जो है वो दिन में से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल है कि जो कैपिटल पनिशमेंट की जो बात हो रही है, फांसी की सज़ा की बात हो रही है, और सिर्फ फांसी की सज़ा की बात नहीं हो रही बल्कि अवामी इज्तिमा में फांसी की सज़ा देने की बातें हो रही हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर सुहा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नफ्सियाती तौर पे जो रेपिस्ट है या पोटेंशियल रेपिस्ट है, क्या उसके ऊपर किसी भी किस्म का खौफ या इस ऐसी सज़ाओं के नताइज उसके जहन पर जो है वो असरात मुरतब करेंगे या नहीं करेंगे? और आम शहरी जो आम लोग हैं, क्या वो इन चीज़ों को देखकर उनके जहन पर किसी किस्म का जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो असर करेंगी चीज़ें? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मानती हूँ लॉ एंड ऑर्डर का एक ज़ाहिर है सोसाइटी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। सेकेंडली बात यह है कि स्टिस्टिक्स बता रही हूँ मैं, अपना ओपिनियन नहीं बता रही, रिसर्चेस ने भी की है इस पे बहुत बार। कैपिटल पनिशमेंट एग्जैक्टली एक सोल्यूशन नहीं रहा है रेप के लिए। आपने देख लिया, हमने ज़ैनब का जो रेप केस हुआ था, उनके जो अब्यूज़र को था उनको फांसी दे दी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं रेप केसेस को ख़त्म नहीं हुए हैं, वहीं के वहीं आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा आ रहे हैं। तो असल बात यह है कि हमें माशरे में एक तो तरबियत पे फोकस करना है। हमें सबसे पहले तो हमें अपना विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर को ख़त्म करना है। अगर हमारा तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और अगर रिपोर्ट हो गए तो हमारे इदारे किस तरह उनको डील करते हैं, बल्कि उन पे ही उल्टा हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अक्सर औक़ात ऐसे भी मैंने केसेस पढ़े हैं जहाँ लड़कियों ने इवन समटाइम्स हमारे जो पुलिस वाले हैं वो तक उनकी तरफ से ही मैंने सुना है कि वो रेप कर देते हैं। तो एक ये भी है। तो सबसे पहले हमें अपने इदारों को बदलना होगा। अभी हमने लाहौर मोटर केस पे हमने देखा कि जो CCPO हैं उन्होंने उल्टा विक्टिम पे हमने बात उठा ली। वापस आए कैपिटल पनिशमेंट में। रिसर्चर्स और स्टेटिस्टिक्स तो कहते हैं कि ये डिटरेंट नहीं है, और मे बी एक तरह से ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग रेपिस्ट को सज़ा देते हुए अगर देख सकते हैं तो मे बी करेज आ सकती है विक्टिम्स में टू कम फॉरवर्ड विद देयर ओन स्टोरी। लेकिन बात आती है कि कैपिटल पनिशमेंट में इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। हम लोग इसका क्विक फिक्स देख रहे हैं कि बस मार दो तो ख़त्म हो जाएगा। असल चीज़ है कि सोसाइटी में ऐसा क्या फ्लॉज़ हो रहे हैं, फ्लॉज़ क्या पैदा हो रहे हैं, क्या बीमारियां ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से रेपिस्ट अभी तक हैं, तो हमें उन पे बात करनी होगी। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट जो है हमारे अभी एक बार डिबेट छिड़ गई है, इस पर डिबेट हो रही है इस पर कि कैपिटल पनिशमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रही कि क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना को हम लोग इज़ नॉट द सोल्यूशन, बल्कि होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का भी इफेक्ट होता है ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। हम लोग सिर्फ लटकाने से, मारने से हर चीज़ ठीक नहीं हो जाएगी। दैट्स द ओनली फैक्टर। सेकेंडली एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि अब जो रेपिस्ट है वो अपने विक्टिम को रेप करने के बाद कत्ल कर सकता है, इसी कि उसे पता है कि उसे फांसी पे चढ़ा देंगे, तो क्राइम और ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंडली अगर हमने पब्लिक हैंगिंग की बात हो रही है तो आई डोंट थिंक बच्चों को और टीनेजर्स को, इवन एडल्ट्स को देखना चाहिए ये, इसी के वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा वायलेंस से डिसेंटिसाइज्ड हैं, बहुत एग्रेसिव है, बहुत हॉस्टाइल हैं, तो ये इसके फर्दर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना आ जाएं। स्पेशली चिल्ड्रन शुड नॉट व्यू दिस। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होनी चाहिए प्राइवेटली, बट नॉट इन पब्लिक में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुहा आपके वक्त का। नाज़रीन कराम, जिस तरीके से बात हुई है, मेरा ख़्याल है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को शायद आज तक या तो नहीं पता होंगी, या पता होंगी तो आप लोगों के जहनों में एक बार दोबारा ज़िंदा हो गई होंगी। ये लोग, ये दरिंदे, ये वहशी, ये हमारे दरमियान पाए जाते हैं और इनसे हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। ऐसे में
माँ बाप को एक कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश है कि जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करें, जहाँ पर वो हर एक बात अपने वालिदैन से कर सकें और इन दरिंदों को माशरे के अंदर बेनकाब कर सकें। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप हमें बात कर सकते हैं। किसी भी और मसले के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम अपना शो पेश करें तो आप यकीनी तौर पे अपनी तजवीज़ कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।